स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 हिंदी का गोधूली भाग 2 का पहला चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने सारे मंथन के बाद इस वीडियो को बनाया है। इस चैप्टर से संबंधित जितना भी सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में या फिर बुक में दिया जाता है, सारे सवालों को हमने पढ़कर सारी चीज़ों को मंथन करने के बाद ये वीडियो बना रहे हैं। आपका एक भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इस वीडियो के देखने के बाद नहीं छूटेगा। सारा का सारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब वीडियो को लास्ट तक सिर्फ बने रहिएगा। देखिए तो हम स्टार्ट करते हैं टाइम ना गवाते हुए। इस चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। पहला चैप्टर है। हिंदी में टोटल आपको पढ़ने का है 12, आपको पढ़ने का 12 दूनी 24 चैप्टर है। टोटल 24 चैप्टर है। इसमें 12 चैप्टर आपका गद्य का है, जिसको है ना, और 12 चैप्टर आप पद का है। तो इसमें हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक प्रकार का निबंध है। निबंध आप जानते होंगे, बचपन में पढ़े होंगे कि गाय पे निबंध लिखिए, है ना, हाथी पे निबंध लिखिए। तो उसके बारे में जो भी जानते थे हम गाय के बारे में उसमें लिखते हैं। तो उसी तरह से ये भी एक निबंध है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बारे में बताया गया इसमें। पहला क्वेश्चन आपसे आता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, तो बोलेंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक निबंध है। पहला क्वेश्चन आपका बन गया। देखिए दूसरा चलते हैं, इधर देखिए। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन हो गए, तो बोलना है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कैसे याद रखिएगा, देखिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक, जैसे ही जाति प्रथा जाति पाति की बात जैसा ही बोलेगा ना, तो आप भीमराव अम्बेडकर जी को ले आइए। क्योंकि भीमराव अम्बेडकर जाति पात को तोड़ने के लिए, है ना, इसको मिटाने के लिए इतना संघर्ष किए हैं कि शायद कोई व्यक्ति, है ना, इतना संघर्ष किया होगा। जाति पात की बात अगर आता है ना, तो सबसे पहला नाम समाप्त करने की अगर बात आता है, तो सबसे पहला नाम अगर लिया जाता है तो अम्बेडकर जी का ही लिया जाता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का। ठीक है, तो जैसे ही जाति पात की बात बोले तो आप भीमराव अम्बेडकर जी को याद करिए, है ना। तो इसमें पहला चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। जाति प्रथा यानी जाति की बात आ रहा है, तो जाति की बात आ गया, तो इसमें याद कर लीजिए कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हो गए। देखिए जाति प्रथा का लेखक हो गए कौन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक। अब देखिए दूसरा में चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। दो क्वेश्चन आपका यहाँ से बन गया कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ, तो महू मध्य प्रदेश में हुआ, है ना। और एक दलित परिवार में हुआ था। दलित परिवार का मतलब होता है हरिजन कास्ट में हुआ था, जिसको हम लोग हरिजन कहते हैं। जो नीच जाति के होते हैं उन्हें हरिजन कहते हैं। तो उन्हीं परिवार में हुआ था, है ना, हरिजन कास्ट में हुआ था इनके, है ना। याद कैसे रहेगा 14 अप्रैल 1891 ईस्वी, याद कैसे रखिएगा। सबसे बड़ी बात है कि डेट ऑफ बर्थ किसी का याद रहता नहीं, सब सारे लेखक के कैसे याद करेंगे सर। तो हम आपको बताते हैं, देखिए प्रयास करते हैं, अगर आपको याद हो जाता है तो अच्छी बात है। देखिए अम्बेडकर, देखिए इनका नाम में लास्ट में आ रहा है कर, तो कर क्या कर, कुछ काम कर। अब कुछ काम करिएगा कब, जब आप 18 साल का होइएगा तब। काम कब करिएगा, जब 18 साल का होइएगा तब। कैसे, आपका ड्राइवरी लाइसेंस कब बनेगा, 18 साल का होइएगा तब। बैंक एटीएम कब देगा, 18 साल का होइएगा तब। अब छोड़िए सब बातों को, सरकार नौकरी भी देगा तो कब देगा, जब आप 18 साल का हो जाइएगा तब देगा। तनी काम करना है, कर कब कर, जब 18 साल का हो जाइएगा तब। अब देखिए जब 18 साल का हो गए, काम करने लायक हो गए, अब काम करना है, तो काम कब से करना है, तो याद रखिए काम आपको करना है 14 तारीख से। कै तारीख से, 14 तारीख से। तो 14 तारीख से आपको याद कर लीजिए 14 अप्रैल। ठीक है। अब 18 के उम्र में आपको ढेर सारा काम करना है। कितना काम करना है, तो 91 काम कर देना है। कितना काम कर देना है, 91 काम कर देना है। ठीक है, तो 91 से याद कर लीजिए 1891। नहीं याद हुआ, 18 वर्ष कुछ करना है, काम कब करना है, 18 वर्ष की उम्र में करना है, तो 18, है ना। कब से करना है, कै तारीख से, 14 तारीख से। तो 14 तारीख, तो 14 से याद कर लिए 14 अप्रैल। कितना काम करना है, 18 की उम्र में 91 काम कर लेना है। कितना काम कर लेना है, 91 काम कर लेना है। तो 91 से याद कर लीजिए कि 1891। ठीक है, अब कहाँ करना है, तो अभी आप स्टार्टिंग किए हैं तो ज़्यादा, है ना, किनारे में नहीं करना है, बीच में करना है, मध्य में करना है। तो मध्य से याद कर लीजिए कि मध्य प्रदेश, है ना। इनका जन्म कहाँ हुआ था, मध्य प्रदेश में, महू मध्य प्रदेश में। कहाँ जन्म हुआ था, महू मध्य प्रदेश में। और एक दलित परिवार में हुआ था, हरिजन कास्ट में हुआ था। ठीक है, अब देखिए इनके पिताजी का नाम रामजी सकपाल। पिताजी का क्या नाम था, रामजी सकपाल। डेट ऑफ बर्थ याद हो गया ना, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी।
काम कहाँ करना है, तो बीच में, मध्य में, तो मध्य से मध्य कर लीजिए, मध्य प्रदेश। ठीक है। अब देखिए इनके पिताजी का नाम रामजी सकपाल, इसको कैसे याद रखेंगे? अब बताइए, अब जिनका बेटा 18 साल की उम्र में 91 काम कर लेता है ना, तो उनके पिताजी तो एक आम आदमी तो होंगे नहीं, वो एक तरह भगवान ही होंगे, नहीं भगवान का रूप होंगे। तो कौन सा भगवान के रूप होंगे? तो राम जी भगवान के रूप होंगे। तो राम जी से याद कर लीजिए, रामजी सकपाल, रामजी सकपाल। अब देखिए भीमाबाई कौन थी? तो भीमाबाई इनकी माता थी। ठीक है, किनकी? भीमराव अम्बेडकर जी की माता का क्या नाम है? भीमाबाई। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भीमाबाई कौन थी, तो भीमाबाई अम्बेडकर जी के माता का नाम है, याद कैसे रखिएगा? देखिए यहाँ भीमराव अम्बेडकर भीमाबाई रिलेटेड है, तो याद रखिएगा भीमराव अम्बेडकर भीमाबाई, याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, है ना, उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए चले गए थे कहाँ? अमेरिका। कहाँ गए थे? अमेरिका। तो अमेरिका में कहाँ? न्यूयॉर्क। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भीमराव अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? तो ऑप्शन में रहेगा, है ना, आप मारिएगा न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क अमेरिका गए थे, लेकिन अमेरिका के बाद फिर लंदन चले गए थे, है ना, रहता है न्यूयॉर्क ही। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भीमराव अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे, तो बोलना है न्यूयॉर्क। ठीक है, न्यूयॉर्क से कहाँ चले गए थे? तो लंदन। न्यूयॉर्क से लंदन इंग्लैंड में चले गए थे। अब देखिए इनके जीवन में ना 3 प्रेरक व्यक्ति रहे हैं। अब प्रेरक का मतलब होता है ना, कि 3 प्रेरक व्यक्ति रहे, मतलब 3 व्यक्ति को वो आदर्श मानते थे, उनके द्वारा दिखाए गए रास्ते पे चलते थे, यानी उनके आदर्श मानते थे, है ना। तो इनके परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है, या फिर आप ना आपके सवालों में रहेगा कि भीमराव अंबेडकर के 3 प्रमुख प्रेरक व्यक्ति कौन थे? 3 प्रेरक व्यक्ति कौन थे इनके जीवन का? तो बोलना है 3 प्रेरक व्यक्ति थे, बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले। कौन कौन? बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले। बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। ठीक है, याद हो गया? पहला बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले, 3 व्यक्ति, 3 प्रेरक व्यक्ति हैं, बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और ये है ना दिसंबर 1956 ईस्वी, कब? दिसंबर 1956 ईस्वी को ये दुनिया छोड़कर चले गए। मतलब आप कह सकते हैं कि, है ना, दिसंबर 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को, है ना, इनका निधन हो जाता है। कहाँ? तो दिल्ली में। क्वेश्चन आएगा आपका कि भीमराव अम्बेडकर जी का निधन कब हुआ? तो बोलिएगा दिसंबर 1956 ईस्वी, या 6 दिसंबर 1956 ईस्वी। कहाँ? तो दिल्ली में हो जाता है। कहाँ निधन होता है? दिल्ली में। ठीक है, अब देखिए इन्होंने जात पात को मिटाने के लिए ना बहुत सारा भाषण दिए, है ना, निबंध लिखे, लोगों को बताए, और यही सबको ना एक, है ना, इसको बोलते हैं, सबको एक जगह एकत्रित कर करके बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय के नाम से, है ना, प्रकाशित किया गया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी में बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय को कितने खंडों में प्रकाशित किया गया था? तो भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय के द्वारा, भारत सरकार कल्याण मंत्रालय के द्वारा 21 खंडों में इसे प्रकाशित किया गया था। कितने खंडों में? 21 खंडों में प्रकाशित किया गया था। आपसे क्वेश्चन सिर्फ इतना ही रहेगा कि बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय को कितने खंडों में प्रकाशित किया गया। तो आपको बोलना है कि बाबा साहेब, है ना, बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय को 21 खंडों में विभाजित किया गया है, यानी 21 खंडों में प्रकाशित किया गया है। कितने खंडों में प्रकाशित किया गया है? तो 21 खंडों में प्रकाशित किया गया है। ठीक है, सिर्फ आपको 21 याद रख लेना है कि 21 खंडों में प्रकाशित किया गया। अब देखिए आगे चलते हैं, इतनी बातें आपने सीखा, और आगे चलते हैं। इन्होंने देखिए आपको शुरू से ही बता रहे हैं कि जात पात का ही विरोधी थे, है ना, सबको, है ना, एक नज़रिए से देखना चाहते थे। देखिए कह रहे हैं जाति पाति तोड़क मंडल भाषण, जाति पाति तोड़क मंडल भाषण का आयोजन कब किया गया था? तो आपको बोलना है कि जाति पाति तोड़क मंडल भाषण का आयोजन 1936 ईस्वी में। कब? 1936 ईस्वी में किया गया था। कहाँ? तो लाहौर में। कब आयोजित किया गया था? तो 1936 ईस्वी में। कहाँ? तो लाहौर में। तो ये लाहौर कहाँ है? तो पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान में। अभी कहाँ है लाहौर? पाकिस्तान में। आप देखिए एक क्वेश्चन और आता है कि बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादन। पत्रिका क्या होता है? तो पहले पत्रिका तथा साप्ताहिक पत्रिका, मासिक पत्रिका, जैसे आज का पेपर है ना, उसी तरह का, उसी को पत्रिका मान लीजिए। तो बहिष्कृत भारत नाम का पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। और एक क्वेश्चन और आता है कि मूक नायक क्या है? तो मूक नायक भी एक पत्रिका है,
दो क्वेश्चन आता है। देखिए उससे पूछने का अलग तरीका है इसका। इससे पूछेगा कि बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादन किसने किया था। आपको बोलना है कि बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादन भीमराव अम्बेडकर किया था। अब देखिए इसका नाम अलग थोड़ा सा है, मूक नायक, ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति का नाम है, तो व्यक्ति का नाम नहीं है बल्कि ये भी पत्रिका का ही नाम है। तो आप क्वेश्चन में सिर्फ ये रहेगा आपका कि मूक नायक क्या है, तो आपको बताना है कि मूक नायक एक पत्रिका है। क्या है? पत्रिका है। मूक नायक क्या है? एक पत्रिका है। क्या बोलिएगा? पत्रिका है। मूक नायक क्या है? पत्रिका है। बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादन किसने किया? तो भीमराव अम्बेडकर जी ने। देखिए इनको बहुत सारे रचनाएं इन्होंने लिखा था, है ना। प्रमुख रचनाएं इनका कौन कौन था? तो द कास्ट इन इंडिया, द कास्ट इन इंडिया, याद करिए। पहला द कास्ट इन इंडिया, है ना, द कास्ट इन इंडिया आपको बताए थे, है ना। कास्ट और ये सब जात पात के विरोध में ना ये बहुत अहम भूमिका निभाए हैं। द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, देयर मैकेनिज्म, द अनटचेबल्स, द अनटचेबल्स, हु आर दे, हु आर दे, हु आर शुद्राज, हु आर शुद्राज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, ये सारी रचनाएं थी, है ना। और एक बुद्धा एंड हिज धम्मा, और सबसे इंपॉर्टेंट रचना इनका ये था, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट भाषण था ये, रचना कह लीजिए, भाषण कह लीजिए, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। सबसे प्रमुख भाषण रहा इनका एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में इससे अलग से क्वेश्चन आता है। ये सब तो नहीं, ये सब कहीं कहीं पूछता है, लेकिन ये आपको बार बार मिलता है कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, है ना, किसके द्वारा रचित है, किसके द्वारा दिया गया भाषण है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किसके द्वारा दिया गया भाषण है? तो भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा यह भाषण दिया गया था। ये एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का ही छोटा सा अंश है। कौन? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ना, ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का ही, इस एनिहिलेशन ऑफ कास्ट भाषण का ही छोटा सा अंश है, छोटा सा टुकड़ा मान लीजिए, है ना, छोटा सा टुकड़ा मान लीजिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा है। किसका? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। क्वेश्चन इस तरह से आता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा किस भाषण का अंश है? किस भाषण का अंश है? तो हम बोलेंगे कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट भाषण का, है ना, अंश है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन एक और आता है कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया था? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण ललई सिंह यादव किए थे। हिंदी रूपांतरण कौन किए थे? ललई सिंह यादव। अब कहेगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया था? तो ललई सिंह यादव किए थे। ठीक है, तो इतनी सारे था, है ना। अब एक चीज़ और छूट गया इसमें कि भीमराव अंबेडकर जी, भीमराव अंबेडकर जी पीएचडी कब किए थे? पीएचडी नहीं, पीएचडी की उपाधि उनको कब मिला था, है ना। पीएचडी की उपाधि का मतलब होता है कि अगर पीएचडी आपका, पीएचडी कर लेते हैं आप, तो आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं, है ना। तो ये उपाधि कब मिला था पीएचडी का? तो 1916 ईस्वी में मिला था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की उपाधि, पीएचडी की उपाधि कब मिला था? 1916 ईस्वी में मिला था। एक बार फिर से हम लोग 2 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं इसका, है ना। उसके बाद चलेंगे इस चैप्टर के बारे में, क्या क्या पढ़ना होता है इसमें, है कि नहीं। चलिए फिर से रिवीजन कर लेते हैं एक बार। चैप्टर का नाम श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो निबंध है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? निबंध है। इसका लेखक कौन हो गए? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। इनका जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। 18 की उम्र में, है ना, 14 तारीख से काम करने लगे थे और ढेर सारा काम करेंगे नहीं, 18 की उम्र में 91 काम कर लिए थे, इसलिए 14 अप्रैल 1891 हम लोग याद कर सकते हैं। कहाँ? तो बीच में काम करते थे, करगिल किनारा में काम नहीं करते थे, अभी स्टार्टिंग में था तो बीच में काम करते, बीच से याद रख लीजिएगा मध्य प्रदेश, बीच में, मध्य में, है ना, तो मध्य प्रदेश। ठीक, एक इनका क्या कौन सा परिवार में हुआ था? तो एक दलित परिवार में इनका जन्म हुआ था, है ना। पिताजी का क्या नाम था? तो रामजी सकपाल। माताजी का क्या नाम था? तो भीमाबाई। उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? तो न्यूयॉर्क अमेरिका। उसके बाद कहाँ चले गए थे? तो लंदन इंग्लैंड चले गए थे। इनके जीवन का 3 प्रेरक व्यक्ति रहे हैं, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। इनका निधन कब हो गया था? तो 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में। हिंदी में बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय को 21 खंडों में प्रकाशित किया गया था। कितने खंडों में? 21 खंडों में प्रकाशित किया गया। जाति पाति तोड़क मंडल भाषण कब किया गया, कब आयोजित किया गया? तो 1936 ईस्वी में। कहाँ किया गया? तो लाहौर में। बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। मूक नायक क्या है? तो मूक नायक एक पत्रिका है। उसके बाद इनकी प्रमुख रचनाएं क्या क्या है? तो द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, द अनटचेबल्स, हु आर दे, हु आर शुद्राज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, सबसे इंपॉर्टेंट एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया था? तो ललई सिंह यादव, है ना। तो आप बोलेंगे कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा किस भाषण का अंश है? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, है ना, भाषण का अंश है। और एक लास्ट क्वेश्चन है कि भीमराव अम्बेडकर की पीएचडी की उपाधि कब मिला था? तो 1916 ईस्वी में। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। चलिए, इसके पहले हमने लेखक परिचय के बारे में जाना, अब हम जानेंगे इस लेसन में पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं
कि जातिवाद क्या है। तो जातिवाद है ना, अपने जाति को श्रेष्ठ समझना और दूसरे की जाति को हीन भाव से देखना, इसे जातिवाद कहते हैं, जातीयता कहते हैं। नहीं, जातिवाद यही हो। अब अगला है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का रूप लिए हुए है। मतलब ये हुआ कि जो जिस जाति का है उसी के अनुसार उसका काम भी निर्धारित है। यही कहना है भीमराव अम्बेडकर जी का कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन कर देती है ना, इसलिए जाति प्रथा को गलत मानते हैं। समझ में आ रहा है। उसके बाद देखिए, कह रहा है जातिवाद के पोषक इसके पक्ष में है ना तर्क क्या देते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कहना है कि जो जिस जाति का है कोई ज़रूरी नहीं कि वो वही काम करे, नहीं, लेकिन जातिवाद के पोषक जो हैं, समर्थक जो हैं, नहीं, वो कहते हैं कि जो जिस जाति का है अगर वही काम करे तो अच्छा है। नहीं, काम जातिवाद को अच्छा समझते हैं, है ना। वो कैसे समझते हैं, देखिए क्या तर्क देते हैं। कह रहे हैं जातिवाद के जो पोषक हैं, जातिवाद के जो समर्थक हैं, उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो लिखना है कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में ये तर्क देते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आजीवन एक ही पेशा यानी एक ही काम करता है तो उसमें उसकी कार्यकुशलता और निपुणता है ना, कार्यदक्षता बढ़ जाती है, उसमें वो मास्टर हो जाता है। मतलब उस कार्य को करने के लिए अच्छा से जान जाता है ना। जब जान जाएगा किसी भी काम को अच्छा से जान जाएगा तो अपने जीविकोपार्जन कर सकता है, अपने जीवन यापन कर सकता है, उस रोजगार को कर करके, नहीं, अपने जीविकोपार्जन कर सकता है, उसका जीविकोपार्जन हो सकता है। यही तर्क देते हैं जातिवाद के पोषक। नहीं, लेकिन कुछ हद तक तो ठीक है कि उस तरह से उसमें कार्य क्षमता, कार्यदक्षता, कार्यकुशलता आ जाती है। लेकिन यहाँ भीमराव अम्बेडकर जी उसमें आपत्ति क्या जताते हैं। उसमें आपत्ति जताते हैं, कह रहे हैं कि लेखक का इसमें क्या आपत्ति है। नहीं, लेखक की आपत्तियाँ क्या है, तो लेखक उसमें आपत्ति जताते हैं कि है ना, जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिकों का विभाजन कर देता है। जिसको गलत समझते हैं, उसे आजीवन एक ही पेशों से बांध देती है, उसे आजीवन एक ही पेशे से बांध देती है, उसे एक ही काम करना, चाह करके भी दूसरा काम नहीं कर सकता है। नहीं, रुचि के अनुसार उसका कार्य का चुनाव नहीं कर पाता है। वह रुचि के अनुसार वह अपने कार्य का चुनाव नहीं कर पाता है। जैसे मान लिया जाए, है ना, जैसे मान लिया जाए कि कोई नाई है ना, या मोची है। अब उसको मोची का काम करने में अच्छा नहीं लगता है और कोई दूसरा काम उसको करने में अच्छा लगता है जो कि दूसरे जाति के लोग करते हैं। तब वो अपने जाति की व्यवस्था के कारण, जाति प्रथा के कारण वह उस काम को बदल नहीं सकता है ना। यही इसको है ना भीमराव अम्बेडकर जी गलत मानते हैं। मान लिया जाए कि कोई नाई का बेटा है ना, या फिर मोची का बेटा है। अब उसमें उसका काम नहीं लगता है, अब उसमें उसका है ना एकदम मन नहीं लगता है, उसको सिंगिंग सॉन्ग में मन लगता है, गाना गाने में मन लगता है, डांस करने में मन लगता है। तो बताइए कि उसमें कार्य दक्षता कैसे प्राप्त कर लेगा, कार्य कुशलता कैसे प्राप्त कर लेगा, है ना। वो अच्छा कारीगर कैसे बन सकता है। मान लीजिए कि कोई बढ़ई का बेटा ही है या बढ़ई है, कारपेंटर जिसको कहते हैं। अगर उसमें है ना उसमें मन नहीं लगता है और ज़बरदस्ती उससे अगर वो काम करवाया जाए तो कितना अच्छा मिस्त्री बन सकता है, आप भली भांति समझ सकते हैं। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का कहना है, यही आपत्ति है कि है ना कि है ना, इसमें आपत्ति यही है उनका कि श्रम विभाजन ठीक है, लेकिन श्रमिकों का विभाजन ये गलत है ना। उसके इच्छा के अनुसार उससे काम करवाया जाए, ना कि वो जिस जाति का है उसी में उसको बांध दिया जाए एक ही पेशे से, ये अलग है। यही आपत्ति जताते हैं। अब देखिए अगला है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं है। अगला है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं है। तो सही है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं है। कैसे, समझिए कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं है क्योंकि मनुष्य की रुचि और कार्य क्षमता को नज़रअंदाज कर, इसमें क्या होता है कि मनुष्य की रुचि और कार्य क्षमता को नज़रअंदाज कर आजीवन एक ही पेशे से उसे बांध दिया जाता है। वह चाह करके भी अपने पेशे को बदल नहीं सकता। आजीवन एक ही पेशा से बांध दिया जाता है, वह चाह करके भी अपने पेशे को बदल नहीं सकता है। इसीलिए हम कह सकते हैं, है ना, कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं है ना। समझ रहे हैं। अगर उसको मन किसी और चीज़ में लग रहा है तो आप उसको कैसे कहिएगा कि स्वाभाविक रूप है। स्वाभाविक रूप है, स्वाभाविक रूप तो तब होता जब है ना उसका मन उस काम को करने के लिए चाहता, उसका दिल, उस आत्मा उसके है ना उस काम को करने के लिए चाहता, तब उसको स्वाभाविक रूप मानते, है ना। तो पूरी तरह से स्वाभाविक रूप नहीं कहा जा सकता है ना। तो इसीलिए हम इसको कह सकते हैं कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कहा जा सकता है
है ना। क्योंकि मनुष्य को माने इसमें मनुष्य की रुचि और कार्य क्षमता को नज़रअंदाज करके आजीवन एक ही पेशे में बांध दिया जाता है, वह चाह करके भी अपने पेशे को बदल नहीं सकता है। ठीक है, अगला देखते हैं। लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानता है? तो लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानता है। किसको मानता है? जाति प्रथा को मानता है। देखिए कैसे, वही वाली बात है, बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानता है। क्यों? क्योंकि श्रम विभाजन मनुष्य की इच्छा, श्रम विभाजन जो है मनुष्य की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है, मनुष्य की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है, उसकी रुचि किसी और चीज़ में है, लेकिन है ना जाति के कारण वह कार्य को बदल नहीं सकता है ना। रुचि किसी और चीज़ में है, लेकिन वह अपने जाति की व्यवस्था के कारण वह अलग काम नहीं कर सकता है। समझते हैं? जैसे कोई नाविक था, है ना, अब दूसरा काम वो नहीं कर सकता है। अब नाविक था, पहले नाव चलाता था, नाव खेता था, है ना, अब उसको कहेगा कि तुम है ना चलो चप्पल सीना, है ना, या फिर कारपेंटर का काम करो, मोची का काम करो, है ना, हलवाई का काम करो, तो जानता नहीं है। अब जाति प्रथा में बंधा हुआ है, जाति में बंधा हुआ है, तो उस जाति का है तो दूसरा काम नहीं करेगा, तो यही दिक्कत है। तो लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं नहीं, क्योंकि श्रम विभाजन मनुष्य इच्छा पर निर्भर नहीं करता है। श्रम विभाजन जो मनुष्य की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है। रुचि कार्य क्षमता इसमें, है ना, रुचि और कार्य क्षमता का कोई स्थान ही नहीं है। रुचि और आप में किस में रुचि है और आपकी क्या कार्य क्षमता है, आपके में किस चीज़ में गुण है, उसका कोई इसमें स्थान नहीं है। जिस चुपचाप जिस जाति का है वही काम करिए, है ना, यही इसमें गलती है। इसलिए इसको जाति प्रथा को उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए सबसे स्टार लगा करके इसको लिख लीजिए, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया अभी एग्जाम में है, इसलिए इसको बढ़िया से समझना है। कह रहा है जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बना हुआ है? तो जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बना हुआ है। कैसे, समझिए। अगर आप पहले इसको समझ लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति मान ले जाए कि नाव चलाता था, ठीक, नाव चला करके अपने परिवार को भरण पोषण जीविकोपार्जन करता था, लेकिन अब देखिए, है ना, सरकार सभी नदियों पे पुल बना दिया है, तो अब बताइए नाव कहाँ चलाएगा? तो उसके लिए तो बेरोजगारी हो गया ना, वो तो एक बेरोजगार बन गया। अब अपने बच्चों को कैसे पालेगा, है ना। इसको देखिए लिखिएगा कैसे, समझिए। इस तरह से बहुत सारा उदाहरण है, आप समझिए। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बना हुआ है, तो लिखेंगे कि आज के आधुनिक युग में उद्योग धंधों का विकास, है ना, उद्योग धंधों का विकास, है ना, आज के आधुनिक युग में उद्योग धंधों का विकास, विज्ञान का आविष्कार, नए नए तकनीकों का खोज लगातार हो रहा है, लगातार नए नए तकनीकों का खोज हो रहा है, जिसके कारण पेशों में अचानक परिवर्तन आ जाते हैं, परंतु जाति प्रथा के कारण, है ना, चाह करके भी अपना पेशा बदल नहीं सकता, दूसरा काम कर नहीं सकता है ना। इसी के कारण है ना, उसी के कारण लोगों में भूखमरी बेरोजगारी जन्म ले लेती है। इसीलिए या फिर अतः हम कह सकते हैं, या इसीलिए हम कह सकते हैं कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है। समझ में आया? ठीक है। अब देखिए अगला है कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? तो लेखक, देखिए इसमें सबसे पहला पढ़ने था कि विडंबना क्या है इसमें, है ना, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? तो लेखक, है ना, प्रकृति के अनुसार श्रम विभाजन आवश्यक माना गया है, लेकिन, है ना, श्रम विभाजन आगे चल करके, है ना, परंतु श्रम विभाजन आगे चल करके श्रमिक विभाजन का रूप ले लेता है। मतलब कि, है ना, जो जिस काम को कर रहा है उस काम के अनुसार उसका जाति का नाम रख दिया जाता है। नहीं, ये गलत है। मतलब कि श्रम विभाजन प्रकृति के अनुसार है, सही है, लेकिन श्रम का विभाजन सही है, लेकिन, है ना, श्रमिक विभाजन गलत है, परंतु यह आगे चलकर श्रमिक विभाजन का रूप धारण कर लेती है, और श्रमिक विभाजन आगे चल करके जात पात का रूप धारण कर लेती है, यानी जाति प्रथा का जन्म दे देती है। और जब जाति प्रथा का जन्म दे देती है तो समाज में ऊंच नीच की भाव उत्पन्न हो जाता है, ऊंच नीच की भावनाएं उत्पन्न हो जाती है, ऊंच नीच का भेदभाव होने लगता है। यही बात को लेखक विडंबना कहते हैं। लेखक इसी बात को विडंबना कहते हैं। समझ में आया? अब देखिए अगला है, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है कैसे? आप बताइए कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है कैसे? आप बताइए कि अगर जो जिस जाति का है
उसके अनुसार अगर उसको काम दिया गया है और उसमें उसको मन नहीं लग रहा है, समझ रहे हैं, उसमें अगर उसका मन नहीं लग रहा है, तो अगर कोई मान लिया जाए बढ़ी है, अब उसमें उसका नहीं लकड़ी का काम करने में मन नहीं लग रहा है, तो बताइए कि अगर उसमें उसका मन नहीं लग रहा है तो बढ़िया कारीगर बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। क्या उसके पास बढ़िया कार्य कुशलता आ पाएगी? नहीं आ पाएगी। उसके पास बढ़िया दक्षता आ पाएगा उस काम को करने के लिए? नहीं आ पाएगा। तो जब वो एक अच्छा मिस्त्री नहीं बन सकता है, बढ़िया कारीगर नहीं बन सकता है, तो क्या बढ़िया रुपया पैसा कमा सकता है? जब आप बढ़िया सामान्य नहीं बनाइएगा तो बढ़िया रुपया पैसा कैसे कमाइएगा, है ना? तो इससे कह सकते हैं हम कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। आर्थिक मतलब रुपया पैसा से भी, है ना, ये हानिकारक प्रथा है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। ठीक है, अब देखिए आर्थिक प्रथा जिसमें मन नहीं लग रहा, दिल नहीं लग रहा, दिमाग नहीं लग रहा, व्यवस्था के कारण कर रहा है, तो उसमें सफल कारीगर बन नहीं सकता। जब सफल कारीगर बन नहीं सकता तो रुपया पैसा कमा नहीं सकता है, बढ़िया रुपया पैसा नहीं कमा सकता है, तो आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा हो जाएगा। अब देखिए अगला है कि लेखक सच्चे लोकतंत्र की स्थापना, है ना, किसे समझते हैं? लेखक सच्चे लोकतंत्र की स्थापना किसको समझते हैं, कैसे समझते हैं? तो समझिए कि लेखक, तो बोलना है कि लेखक सच्चे, है ना, लोकतंत्र की स्थापना, है ना, समाज में कब होगी? जब समाज में स्वतंत्रता होगी, स्वतंत्रता होगी, समता होगी, भ्रातृत्व की भावना होगी। स्वतंत्रता का मतलब होता है कि आज़ादी होना चाहिए लोगों में, है ना, भेदभाव की भावना नहीं होना चाहिए। समता होना चाहिए, समता का मतलब समता का मतलब कि सबको एक नज़र से देखना चाहिए। ये नहीं कि हम उच्च जाति के हैं तो नीच वाली जाति पर अत्याचार करें, है ना, उसको नीच भावना से देखें, ऐसी नहीं होना चाहिए। सबको समान भाव से समझना चाहिए। देखिए भ्रातृत्व की भावना होना चाहिए। भ्रातृत्व का मतलब होता है कि भाईचारे के रूप में सबको समझना, भाईचारा, है ना, भाईचारे के रूप में। और इस तरह के भाईचारा समझना चाहिए कि जैसे दूध में अगर पानी मिला दिया जाता है तो ये नहीं पता चलता है कि कौन दूध और कौन पानी है, उस तरह का, है ना, भ्रातृत्व की भावना रखना चाहिए। सच्चे लोकतंत्र इसी को कहते हैं। नहीं, और समाज में गतिशीलता होना चाहिए, है ना, मतलब समाज को आगे बढ़ने का भाव होना चाहिए समाज में। इससे भीमराव अम्बेडकर जी, है ना, लेखक के अनुसार सच्चे लोकतंत्र की स्थापना इसी को कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये सारी बातें थी आपकी, है ना, तो है ना, सारी बातें हमने पढ़ा, लेखक का परिचय और जो इसमें पढ़ने का था, है ना, सारी बातें हमने पढ़ा। आप इसे, है ना, स्क्रीनशॉट ले, एक बार शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं, इसको देखते हैं। सबसे पहले कि जातिवाद, तो जातिवाद किसको बोलेंगे? कि अपनी जाति को श्रेष्ठ समझना और दूसरी जाति को हीन भाव से देखना जातीयता या जातिवाद कहलाता है। दूसरा है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का रूप लिए हुए है। इसका मतलब ये है कि जो जिस जाति का है वही काम कर रहा है ना, जो जिस जाति का है वही काम कर सकता है, चाह करके भी दूसरे काम नहीं कर सकता है। अब देखिए इसका है, अगला है कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? तो जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में तर्क ये देते हैं कि सही है, नहीं जातिवाद नहीं, जाति प्रथा सही है कि आजीवन एक ही काम को कोई व्यक्ति करते रहता है तो उसमें उसकी कार्यकुशलता आ जाती है, नहीं कार्यकुशलता आ जाती है, वह उस कार्य में करने में निपुण हो जाता है, मास्टर बन जाता है। यही तर्क देते हैं जातिवाद के पोषक यानी समर्थक। तो इसमें लेखक आपत्ति क्या जताते हैं? लेखक की आपत्ति क्या जताते हैं कि अच्छा बता तुम, है ना, निपुणता कार्यकुशलता आ जाएगी, अगर उस कार्य में उसका मन नहीं लगेगा तो व्यक्ति कितना कार्यकुशलता निपुणता ले आएगा, कार्यकुशलता निपुणता कितना अच्छा कारीगर बन सकता है, यही इनकी आपत्ति है। तो लेखक की आपत्ति पूछेगा तो बता दीजिएगा। फिर कह रहा है कि जाति प्रथा श्रमिक विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती। क्यों? तो जाति प्रथा स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती है क्योंकि मनुष्य की रुचि के, है ना, मनुष्य की रुचि और कार्य क्षमता को इसमें नज़रअंदाज किया जाता है। नहीं, वह चाह करके भी अपने पेशे को बदल नहीं सकता है, नहीं उसका इच्छा कुछ और होता है, लेकिन करना जाति के कारण, जाति प्रथा के कारण उसी काम को करना पड़ता है, इसलिए इसको, है ना, स्वाभाविक रूप नहीं कह सकते हैं। दूसरा देखिए अगला है कि लेखक आज के उद्योगों में गरीब और उत्पीड़न से सबसे बड़ी समस्या किसे मानता है? तो सबसे बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानता है। क्यों मानता है? क्योंकि श्रम विभाजन, है ना, श्रम विभाजन मनुष्य की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है। श्रम विभाजन जो है मनुष्य की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है, इसमें रुचि और कार्य क्षमता का कोई स्थान नहीं है। नहीं, इसीलिए, है ना, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानता है। अब देखिए अगला VVI क्वेश्चन कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बना? तो लिखिएगा, बढ़िया से लिखना है आपको कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बना हुआ है। कैसे? तो लिखना है कि जाति प्रथा प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बना हुआ है क्योंकि आज के आधुनिक युग में, है ना, आज के आधुनिक युग में उद्योग धंधों का विकास, विज्ञान का आविष्कार, नए नए तकनीकों का खोज लगातार हो रहा है, जिसके कारण पेशों में अचानक परिवर्तन आ रहा है। आप देखिए कि पहले रिचार्ज वाला मोबाइल वाला कितना दुकान था, ये सब पेटीएम, गूगल पे, पेफोन सब आने के कारण सब गया,
सबका आप सब घर से मोबाइल रिचार्ज कर लेते हैं। तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ने के कारण है ना, लोगों का रोजगार खत्म हो रहा है, नए नए रोजगार सृजन हो रहा और पुराने रोजगार खत्म हो रहे हैं। वही कह रहा है कि पेशों में अचानक परिवर्तन आ रहे हैं, परंतु जाति प्रथा के कारण वो जाति में बंधा हुआ है कि हम इस जाति का हैं। अब बताइए नाविक वो कहाँ चलाएगा अब नाव, उस जाति में बंधा हुआ है, इसलिए दूसरा काम वो कर नहीं सकता है। तो जाति प्रथा के कारण है ना, उसमें बंधा हुआ है ना, दूसरा काम करता नहीं है, इसलिए उसके पास भुखमरी बेरोजगारी जन्म लेगा। और भुखमरी जन्म लेगा तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बना हुआ है। ठीक है, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, तो लेखक वो लिखना है कि लेखक है ना, प्रकृति के अनुसार श्रम विभाजन आवश्यक है। प्रकृति के अनुसार श्रम विभाजन आवश्यक है, परंतु यह श्रम विभाजन आगे चल करके श्रमिक विभाजन का रूप ले लेता है, और श्रमिक विभाजन आगे चल करके जाति प्रथा का जन्म ले लेता है। नहीं, जाति प्रथा का जन्म देता है। और जब जाति प्रथा का जन्म होता है तो समाज में ऊंच नीच भेदभाव है ना उत्पन्न होने लगती है। लेखक यही बात को विडंबना बताते हैं। बस इतना बात लिख देना है। अगला है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है, कैसे। अब बताइए आर्थिक पहलू से हानिकारक कैसे है, कि जब कोई व्यक्ति को उस काम में मन नहीं लगेगा, दिल नहीं लगेगा, दिमाग नहीं लगाएगा, व्यवस्था के कारण अगर करता है तो उसमें कितना निपुणता हासिल करेगा, कितना अच्छा कारीगर बन पाएगा, कितना अच्छा उसमें कार्यकुशलता प्राप्त करेगा। जब बढ़िया कारीगर कार्यकुशलता नहीं प्राप्त कर पाएगा, बढ़िया कारीगर नहीं बन पाएगा, तो बढ़िया से सामान बढ़िया नहीं बना पाएगा, तो कितना पैसा कमा पाएगा, समझ रहे हैं ना। तो आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। ठीक है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना है ना कैसे हो सकता है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना किसे समझते हैं, तो समाज में सच्चे लोकतंत्र की स्थापना लिखना कि समाज में सच्चे लोकतंत्र की स्थापना है ना तभी हो सकता है जब समाज में स्वतंत्रता होगा, समानता होगा, भ्रातृत्व की भावना होगा, है ना, और समाज में गतिशीलता होगा, यानी आगे बढ़ने का भाव होगा। नहीं, अब भ्रातृत्व भी किस तरह से होना चाहिए, दूध और पानी की तरह। जैसे दूध और पानी आपस में मिल जाते तो पता नहीं चलता है कि कौन दूध कौन पानी, उसी तरह से लोग समाज में रहना चाहिए, किसी में ये नहीं चलना चाहिए कौन जाति का है, उस जाति का, निज जाति का, ये सब भावना रहना चाहिए। तो कैसा लगा वीडियो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।